जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 6 वंशागति के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जीन संकल्पना और चारगाफ का नियम देखे थे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंट्रल डोगमा, डीएनए द्विगुणन के अर्धसंरक्षी विधि, इसका मतलब है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके सीजी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मुझे पता है कि आप इसे पढ़ चुके हैं। बच्चों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज़, इस बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर किसी प्रकार से आपको कुछ क्यूरीज है, कुछ समस्याएं किसी खास टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर इस चैप्टर का ये टॉपिक है, इसको आप पढ़ा दीजिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए, तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को आप शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, ये पार्ट 2 है, क्लास 12th बायोलॉजी, भाई अखिलेश सर। चलिए भाई, आज कौन कौन टॉपिक देखने वाले हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, 21 और 23 में पूछा गया है। डीएनए द्विगुणन की अधिसुरक्षी विधि का सचित्र वर्णन करना है, 20 में पूछा गया है। उसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है आज देखेंगे, डीएनए द्विगुणन से संबंधित आवश्यक आपको 3 एंजाइम के नाम लिखने हैं और उनके क्या लिखने हैं, आपको कार्य भी लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीजी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। सबसे पहले देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए, क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए जानते हैं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भाई, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि आपको जो फिंगर है उसका प्रिंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द आया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए समझते हैं क्या होता है। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की क्या करते हैं भाई, पहचान करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। कभी आप आधार कार्ड बनवाने गए हैं या किसी सेंटर से आप कभी बैंक से पैसा निकालने गए हैं, तो वहाँ पर एक फिंगर सेंसर मशीन लगी होती है, वहाँ पर आप थंब इम्प्रेस करते हैं तो आपकी फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी खास व्यक्ति की पहचान करने के लिए, किसी अपराधियों के गुनाह को पकड़ने के लिए, सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस एक ब्रांच है, वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की इस्तेमाल किया जाता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये एक तकनीक है जिस तरह क्या करते हैं, डीएनए की कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास पैटर्न्स होते हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति की क्या करते हैं भाई, पहचान की जाती है। द टेक्निक टू आइडेंटिफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर डीएनए स्पेसिसिटी इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इस विज्ञान की जो आधारशिला है, इसका जो बेस है, किसने रखा था, तो ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट हैं सर एलेक जेफरिक। इन्होंने 1985 में इसका बेस रखा कि हाँ भाई ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इस विज्ञान का। इसको हम फोरेंसिक साइंस भी बोलते हैं। भारत में इसकी क्या स्थिति है इंडिया में, कि विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला कहाँ पर है, हैदराबाद पर है। इसका नाम क्या है, कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCMB हैदराबाद। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं भाई, कौन पहले कर चुके हैं, डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर VK कश्यप इस क्षेत्र पर अभी भी क्या कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो इस चीज़ों को आपको एग्ज़ाम में लिखना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट स्पेसिफिक प्रकार का होता है। आपको पता होगा कि किसी भी दो व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप देखना, हर किसी का जो आधार कार्ड होता है, जो यूनिक होता है, उसी के फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। ये खास बात है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है, हमारे हाथ की जो उंगली के निशान है वो उनकी खास बात होती है।
डीएनए में पाए जाने वाले जो क्षारकों यानी कि जो बेस नाइट्रोजन बेस के जो क्रम होते हैं में समानता अथवा अंतर के आधार पर क्या करते हैं व्यक्तियों की पहचान की जाती है। यानी कि प्यूरिन और जो पिरामिडिन्स है एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन उनके जो समानता और डिफरेंसेस को देख कर क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं किसी व्यक्ति को। तो इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड दिस डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ इन ए डीएनए। डीएनए के जो सीक्वेंस हैं उनके जो बेस पेयर के जो सीक्वेंस हैं उनके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो मुझे आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है, क्यों इसका उपयोग, इस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहली चीज़ ये है कि यह फॉरेंसिक, अच्छा कभी आप सीआईडी देखे हैं सीरियल में, है ना भाई, सीआईडी सीरियल आती है, वहाँ पर एक डॉक्टर सानुके करके है, ठीक है, कभी आप देखे होंगे। तो वो प्रयोगशाला में जो डेड बॉडीज़ है या जो अपराध के रहते हैं उनके फॉरेंसिक जांच करते रहते हैं। तो कभी आप वर्ड सुनेंगे फॉरेंसिक साइंस, ठीक है भाई। तो ये एक प्रकार से फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि कानूनी समस्याओं के समाधान तथा अपराधियों, देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अपराध किए होते हैं, जो क्राइम किए रहते हैं, उनके पहचान करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। सपोज दैट कि एक पर्सन है, उस पर्सन का मर्डर हो गया, ठीक है, और मर्डर करने वाला चाकू से मर्डर किया, उस चाकू को वहीं पे फेंक दिया, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, फॉरेंसिक साइंस वाले वहाँ पर जाएंगे, ठीक, और वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, उस चाकू में जो जिस अपराधी जिस जो क्राइम किया उसके फिंगरप्रिंट का क्या करेंगे, जांच करेंगे और चेक करेंगे कि ये किसका है, ठीक है भाई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से उस अपराधी की पहचान कर सकते हैं कि इनके उंगलियों का निशान है। इस प्रकार से अपराधियों को हमारी जो पुलिस होती है वो पकड़ लेती है। तो पहला तो यही हो गया। द फोरेंसिक लेबोरेटरी इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग लीगल प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। क्लियर है क्या? चलिए, एक व्यक्ति के पहचान में भी क्या होती है, ये सहायक होती है। ए हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई इन द पर्सन। ल्यूकेमिया जानते हो क्या होता है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया रोगी के पहचान तथा उपचार में क्या होती है, ये भी सहायक होती हैं। तो इट इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया पेशेंट्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी पर किसी स्पीसीज की जो ओरिजिन है और अन्य जातियों के साथ उनका क्या संबंध है, इनके जानकारी भी हमको मिलती है। हेल्पफुल इन knowing इन द ओरिजिन ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ लिविंग बींग ऑन अर्थ एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर स्पीसीज। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनुवांशिक संबंध का पता लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। ए पर्सन जेनेटिक रिलेशनशिप विथ अनदर पर्सन कैन बी ट्रीटेड। तो हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे ख्याल से है कि 2021 और 23 में पूछा गया था। अभी देखो ये किस में आएगा, ये अनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह, इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी कि किस प्रकार से जो डीएनए है उनका प्रवाह होता है सूचनाओं का, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। क्या है सेंट्रल डोग्मा, ध्यान से समझते हैं कि अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए, ठीक है भाई, आप इसको पढ़ चुके हैं। डीएनए से एमआरएनए मैसेंजर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन तक पहुंचने को क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बनने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है, जो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी कि सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से एमआरएनए में हो रहा है, एमआरएनए से कहाँ जा रहा है, प्रोटीन में जा रहा है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन जा रहा है। द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। बोलेंगे तो नहीं कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन तक सूचनाओं का अनुवांशिक प्रवाह क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो कब होता है, जब प्रोटीन संश्लेषण के समय सर्वप्रथम, यानी कि प्रोटीन निर्माण, ठीक है, प्रोटीन निर्माण के समय सर्वप्रथम डीएनए में संचित अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से क्या होती हैं, एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती हैं। एमआरएनए पुनः इन अनुवांशिक सूचनाओं को प्रोटीन की भाषा में क्या करता है, वो अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन DNA is first transferred from DNA to mRNA. mRNA then translate this genetic information into protein language. ठीक है,
आगे इसको और भी समझते हैं। अब देखो एक शब्द आया है अनुलेखन। सेंट्रल डोग्मा में ही एक बहुत बहुत शब्द है, आपको समझना होगा कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है सर कि आप कह रहे हैं कि सेंट्रल डोग्मा है और डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको क्लास में पढ़े होंगे, आप खुद से पढ़े होंगे, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए की अनुवांशिक भाषा को, किसी भाषा को, डीएनए की जो जेनेटिक लैंग्वेज है उसको एमआरएनए में क्या करने में, ट्रांसलेट करने में, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट करने में, अनुलेखित करने होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जो वर्ड आपको समझ आ गया ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको समझ आ गया अनुलेखन क्या है, कि डीएनए की अनुवांशिक भाषा को एमआरएनए में अनुलेखित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द जेनेटिक लैंग्वेज ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? बहुत सिंपल है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेकंड जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज, सर ठीक है कि एमआरएनए बन गया, अब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुवादन। तो अनुवादन क्या है? ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। एमआरएनए से अनुवांशिक सूचनाएं राइबोसोम की मध्यस्थता से पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन तक पहुंचती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एमआरएनए रीच पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन थ्रू द मीडिएशन ऑफ राइबोसोम, दिस एक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो दोनों वर्ड आपको समझ आ गए होंगे। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, सेंट्रल डोग्मा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो हमको मेनली इस पहले प्रकार को हमको पहले पढ़ना है। देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना वो कहलाता है सेंट्रल डीएनए डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए जब अपनी कॉपी बनाती है, डीएनए से डीएनए बनाती है, उसको कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। लेकिन हमको डीएनए डुप्लीकेशन आगे की वीडियो में पढ़ना है। अभी हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 वर्ड है, अनुलेखन, अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ये यहाँ से शुरू होगा तो यहीं पर जाएगा, वापस नहीं होगा। लेकिन इसके उल्टा एक और देखा गया है, रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो आरएनए होता है वो वापस डीएनए में चेंज जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी तक हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और ये वन वे फ्लो है, इसलिए से क्या कहते हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन कई बार रिवर्स फ्लो भी देखा गया है कि आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ऐसा किन जीव में होता है? खासकर जो वायरस होते हैं, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए को ग्रो करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसके पास पाया जाता है। ये क्या करेंगे भाई? आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की मदद से वो डीएनए बनाएंगे, फिर बाद में डीएनए डुप्लीकेट करेगी आरएनए वाला, फिर क्या करेंगे? अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो वायरस होते हैं ग्रो करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि ट्रांसलेशन कभी भी रिवर्स नहीं होता। याद रखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए से एमआरएनए का बनना या आरएनए से डीएनए का बनना, ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन एम आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन प्रोटीन से क्या होता है? एमआरएनए बिल्कुल नहीं बनता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सूचनाओं का जब प्रवाह होगा तो प्रोटीन से एमआरएनए बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वन डायरेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी आरएनए से डीएनए बनता है, हमने देखा है। इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है, ठीक है। बट मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। तो बहुत सिंपल है, सेंट्रल डोग्मा क्या है कि अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद आपको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो डीएनए द्विगुणन पर है।
डीएनए डुप्लीकेशन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। इसी को हमको पढ़ना है। क्या है डीएनए डुप्लीकेशन? डीएनए डुप्लीकेशन के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको आप डीएनए द्विगुणन कहते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है? फोटो कॉपी करना। जैसे कि जिस प्रकार कभी आप आपके स्कूल वगैरह में आपको कभी प्रिंट आउट निकालने को बोले होंगे कि जाइए अपना आधार कार्ड का रिजल्ट का फोटो कॉपी लाइए, तो क्या करते हो, एक ओरिजिनल अपने पास रखते हो और कंप्यूटर सेंटर वाले जगह बोलते हो भैया कि इसको प्रिंट निकाल दो 2 कॉपी। ठीक है, उसी प्रकार डीएनए अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने आप को कॉपी करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए द्विगुणन करना, अपने आप 1 से 2 हो जाना। ठीक है भाई, इसे हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए का संश्लेषण, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि अपने आप को रेप्लिका या कॉपी बनाना। ठीक है, पुनरावृत्ति करना, इसको हम डीएनए प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं, इसको डीएनए पुनरावृत्ति भी कहते हैं। एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज से पूछ सकता है, लेकिन मेनली डीएनए द्विगुणन दिया जाता है या डीएनए संश्लेषण दिया रहता है या डीएनए प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ये हो सकता है। चलिए भाई, तो क्या है डीएनए डुप्लीकेशन? डीएनए डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। बहुत सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन। आप देख पा रहे हैं, ये एक मेन डीएनए है, एक कॉपी इधर बनाया, एक कॉपी इधर बनाया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कितने हो गए, 1 से 2 हो गए, इसको हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। अब सवाल ये है कि सर डीएनए डुप्लीकेशन किस प्रकार से होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो डीएनए डुप्लीकेशन डीएनए का प्रमुख गुण होता है। हमको पता है डीएनए क्या है भाई, हमारा मेन न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो डीएनए का ये प्रमुख गुण होता है, मेन कैरेक्टर होता है अपने आप को डुप्लीकेट करना। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। इसके द्वारा यह अपनी नई प्रतिकृति तैयार करता है। इसका मतलब है थ्रो दिस इट क्रिएट्स इट्स न्यू रेप्लिका। इसी की सहायता से जीव अपने गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे पेरेंट्स से जो हम में जो कैरेक्टर्स आए हुए हैं, इसका क्लियर मतलब है कि उनका डीएनए हाफ डीएनए हमारे में आया होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिविंग बीइंग्स ट्रांसमिट इट्स क्वालिटीज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब ये कब होता है, कोशिका चक्र के अंतरावस्था के एस फेज में संपन्न होता है। ये सेल साइकिल है। अगर इसको आप नहीं पढ़ पाए हैं, मेरे ख्याल से आप इसको 11th में पढ़े होंगे। कोशिका चक्र में बहुत सारे फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और फिर माइटोटिक फेज आता है, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आप कभी पढ़े होंगे। ठीक है भाई, तो उसमें एक सबसे लंबी अवस्था होती है सेल साइकिल की, इसको बोलते हैं इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। अंतरावस्था में 3 फेज होती हैं, G1, एस फेज और G2। तो एस फेज में क्या होता है, इसको हम कहते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं इसी को। ठीक है भाई, एस फॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका चक्र के अंतरावस्था के एस फेज पर क्या होती है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करती है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए द्विगुणन की आदर्श विधि है। इसका मतलब ये है कि डीएनए हमने समझा लिया, हमको समझ आ गया कि जो कोशिका चक्र के माध्यम से कोशिका चक्र के अंतरावस्था के एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, लेकिन किस विधि से करता है? तो डीएनए द्विगुणन की एक विधि है, इसको कहते हैं डीएनए द्विगुणन की अर्धसंरक्षी विधि। इस विधि से क्वेश्चन आया हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए अपने आप को जब डुप्लीकेट करती है तो एक मेथड को अप्लाई करती है, उसको कहते हैं अर्धसंरक्षी विधि। ठीक है भाई, इसका मतलब देखो, अर्धसंरक्षी इसका मतलब क्या है, आधा संरक्षित हो रहा है 50%। तो क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणन की अर्धसंरक्षी विधि का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है, डिस्क्राइब ग्राफिकली द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। चलिए विधि क्या है समझते हैं। हर एक पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए क्या होता है भाई, संरक्षित हो जाता है। इन ईच जनरेशन 50% ऑफ द डीएनए ऑफ द प्रीवियस जनरेशन इज प्रिजर्व। सपोज दैट कि ये एक क्या है भाई, अगर मैं बताऊं कि सपोज दैट ये क्या है, ये एक डीएनए है। ठीक है भाई, ये एक डीएनए है। तो क्या होगा जब ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, तो 50% क्या होगा, यहाँ पर संरक्षित हो जाएगा और 50% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 50% यहाँ पर होगा, 50%
यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये डीएनए है, ठीक से बन नहीं पा रहा है, लेकिन 50% यहाँ पर होगा, यानी कि हाफ हो जाएगा आने के लिए। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं आगे। डीएनए का डुप्लीकेशन किससे होता है? अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। डीएनए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर थ्रू द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये जो बनाने की कोशिश करता करने के लिए क्या है भाई, ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, आप देख पा रहे हैं डॉट डॉट प्रकार से डबल हेलिक्स फर्स्ट रेप्लिकेशन बनता है। बनने के लिए फिर क्या होगा, ये एक क्या करेंगे, एक से अपने आप को ये दो कर लेंगे। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि 50% से हो रहा है। सपोज दैट कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड आपको दिख पा रहा है क्या, ये दो स्ट्रैंड है, तो सपोज कीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड 50% यहाँ आ गया, ये देखो 50% यहाँ आ गया, इस प्रकार से ये ठीक है भाई। ये क्या हो गई, ये ओल्ड क्या है भाई, ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है, ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। फिर क्या होता है, सेमी कंजर्वेशन क्या होता है, इसमें एक नया डीएनए खड़ा आ जाता है, इसको बोलते हैं न्यू स्ट्रैंड डीएनए। क्लियर है क्या? तो देखो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये पुराना 50% में आया, फिर एक नया बन गया। ठीक है, एक से क्या हो गया, दो हो गए। इसको कहते हैं डीएनए का डुप्लीकेट हो जाना। कौन से मेथड से? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। हर एक पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। उसको बताया किसने था? इससे बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्लियर है क्या? ये वाटसन क्रिक वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, बताया था। लेकिन प्रयोग द्वारा सिद्ध किसने किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बताने वाले कोई और हैं और एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करने वाले कोई और साइंटिस्ट हैं। तो लेकिन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किसने किया था? मेसेल्सन एवं स्टाल ने कब किया था? 1958 में किया था। बट इट वॉज प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट मेसल्स एंड स्टॉल्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस पर किया गया था ये एक्सपेरिमेंट? ई कोलाई, आपको पता है इस्चेरिशिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होती है, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया गया था भाई? एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस मेथड को समझाने के लिए मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि हर एक पीढ़ी का पिछली पीढ़ी में जो 50% डीएनए का होता है सुरक्षित हो जाता है। चलिए अब कैसे होता है। सर्वप्रथम क्या होगा कि जो पैतृक डीएनए होता है ये वाला, ठीक है, ये जो पैतृक डीएनए की हम इसको कहते हैं पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, इस पैतृक डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ये देखो, इस प्रकार से सबसे पहले क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। क्लियर है क्या? फर्स्ट बोथ स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के भांति कार्य करके अपने संपूरक स्ट्रैंड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। देखो एक प्रकार से देखो, ये एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, पेरेंट से अलग अलग हो गए। ये है पेरेंट वाला डीएनए। कौन से बताओ भाई, ये दिख रहा है आपको डॉट डॉट, ये क्या है? ये पेरेंट वाला डीएनए है, ये पेरेंट वाला डीएनए है। और ये जो पेरेंट जो सेपरेट हुआ जो दोनों स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट एक संपूरक के भांति काम करती है। और इसके सहारे से क्या होगा भाई, इसके सहारे से क्या होगा, नवनिर्मित डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक एक पुराना दूसरा नया हो जाएगा, यानी कि न्यूली फॉर्म। यानी अब देख पा रहे इस प्रकार से, ये जो नया पड़ रहा है ये नया है। ठीक है भाई, तो एक इसमें क्या हो गया, एक ओल्ड हो गया, एक न्यू हो गया। ठीक है भाई, तो क्या होगा जब नया डीएनए बनेगा, एक से दो हो जाएंगे, तो इसमें एक डीएनए स्ट्रैंड पुराना होगा और एक न्यू होगा। देखो डॉट वाला पुराना है और ये वाला नया है। क्लियर है क्या? तो ऑफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए, वन इज ओल्ड एंड द अदर इज न्यूली फॉर्म डीएनए। क्लियर है क्या? इसे ही क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षित डीएनए द्विगुणन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए डुप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कैसे होगा भाई, अब टूटता कैसे है? डीएनए द्विगुणन के समय क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्षारक होंगे। बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि प्यूरिन्स और पिरामिड नाइट्रोजन क्षारक जो बेस पेयर उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन जुड़ता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से थाइमिन के साथ। ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले जब दोनों स्ट्रैंड ब्रेक डाउन होंगे, जो पैतृक डीएनए है जो पेरेंट डीएनए है, तो इसमें क्या होगा,
नाइट्रोजन क्षारक के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है। तो ड्यूरिंग डुप्लीकेशन द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेस ऑफ द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर ब्रोकन, टूटता है वो बॉन्ड। क्लियर है क्या? दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। बोथ गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स का पुल पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स फ्रीली होते हैं, जिसमें क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है भाई, यही एक कम्प्लीमेंट्री बात जाकर बनाते हैं। तो ए पूल ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड्स इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर फाउंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के पृथक स्ट्रैंड के ऊपर क्या होते हैं भाई, बारी बारी से अनुपूरक क्रम में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है एक के बाद जो एडेनिन है, थायमिन है, सपोज कीजिए कि जो आपका दोनों स्ट्रैंड ब्रेक डाउन हो गया तो एडेनिन अकेला बैठा है, थायमिन अकेला है, एक स्ट्रैंड हो गया, गॉनिसिन अलग बैठा हुआ है, साइटोसिन अलग बैठा है कि कब मेरा कोई कॉम्प्लीमेंट्री आए। तो सपोज कीजिए कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन होगा, थायमिन होगा, ग्वानिन, साइटोसिन होगा, ये जाकर उस कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस में जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है। द इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड वन बाई वन एंड द सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। एक नया सूत्र बनता है जो पुराने सूत्र की अनुकृति आइडेंटिकल कॉपी करती है, एक नया कॉपी बन जाती है। ये न्यू फार्मूला इज फॉर्म्ड विच इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ओल्ड फार्मूला। ये देखिए, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था इस बात को क्लियर होगा। देखो सब कहाँ चल रहा है, ये सब चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है भाई, सपोज दैट ये जो पूरा बॉर्डर है ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में डीएनए प्लस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बने होते हैं। अभी डीएनए के देखो दो स्ट्रैंड हैं, आपको दिख पा रहा है कि डीएनए क्या है भाई, दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड यहाँ पर है इस प्रकार से और एक स्ट्रैंड यहाँ इस प्रकार से। अब क्या होगा, एक डीएनए हेलिकेज नामक सॉरी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक है भाई, उस एंजाइम उसको हम आणविक कैंची कहते हैं, डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बंध जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो एक डीएनए स्ट्रैंड तो यहाँ पर है ही है पुराना वाला। ठीक है भाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब होगा क्या, ये ब्रेक डाउन हो गया, इस पे जो हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर क्या हो, स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन देखो आप देख पा रहे हैं, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन है, ये फ्रीली हैं। तो क्या होंगे भाई, वन बाई वन एडिट होंगे और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। देखो इस प्रकार से, यहाँ ये क्या है आपका ओल्ड स्ट्रैंड है और ये क्या बन गया इस प्रकार से, ऐसा यहाँ वाला इस प्रकार से ये एक न्यू स्ट्रैंड बन गया। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। इस प्रकार से जैसे कटता जाएगा इससे जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से एक डिनेस क्या हो गया, ये आपका पेरेंटल डीएनए है, ये आपका न्यूली फॉर्म डीएनए हो गया। इसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मेथड। चित्र नंबर 6.9 डीएनए द्विगुणन की अर्धसंरक्षी क्रियाविधि। क्लियर है? चलिए लास्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत फास्ट, कि डीएनए द्विगुणन से संबंधित आवश्यक 3 एंजाइम के नाम एवं कार्य आपको लिखने हैं। यहाँ पर जो डीएनए द्विगुणन हो रहा था, इस होने की प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। उस 3 एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड वाइज में पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ फंक्शन ऑफ 3 एसेंशियल एंजाइम रिलेटेड टू डीएनए डुप्लीकेशन। ये देखिए, पहला जो एंजाइम है, इस एंजाइम को कहते हैं डीएनए हेलिकेज एंजाइम। यह डीएनए कुंडली का अकुंडलीकरण करता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा कि मैं वहाँ पर न्यूक्लियस बोल दिया हूँ, वो अलग होगा। यहाँ पर सुधार लेंगे कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है, यही जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए के दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है क्या? दूसरा जो एंजाइम है उसको बोलते हैं डीएनए टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, जहाँ भी एज वर्ड आएगा समझ जाना वो क्या है, एंजाइम है। ये क्या करता है, यह कुंडली के टेंशन को कम करता है। काफ़ी क्वाइल्ड होते हैं तो
जब कॉइल्ड होंगे तो टेंशन होगा, उसके बीच तनाव होगा, उस तनाव को कम करने का काम होता है कि वो अकुंडलीकरण हो सके, अनवाइंडिंग हो सके, जो वाइंडिंग हुई है, ठीक है, एक के ऊपर एक रुका है। फिर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए के संश्लेषण में हेल्प करते हैं, यानी डीएनए के डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, नया निर्माण करने में हेल्प करते हैं। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है ओकाजाकी खंड। आरएनए प्राइमर डीएनए प्रतिवलन का समारंभन करवाने के, डीएनए डुप्लीकेशन जो होता है उसका स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जो प्राइमेज एंजाइम छठवां एंजाइम है, यह प्राइमर का निर्माण करता है। तो आपको 3 एंजाइम के नाम पूछा गया है और कार्य पूछा गया है, ये आपके 1 2 3 4 5 और 6 सही, इनमें से आप कोई 3 4 इसको याद कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप 4 5 याद कीजिए ताकि आप 3 लिख पाएँ, तो जो इजी उसको आप लिख पाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक तो करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है भाई, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस चैप्टर से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है या कोई डाउट्स है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करेंगे, सर चैप्टर नंबर इस ये एक टॉपिक का समझ नहीं आया, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कहाँ आपको मिलेगा? मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वहाँ पर आप जाकर मैं आपके चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, बस देखेंगे ताकि रिवाइज़ करने में आपको आसानी हो सके। इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है सीजी बोर्ड प्रिपरेशन करके, वहाँ पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप इसको देख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को खोज रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे यूट्यूब पे जाकर सर्च बॉक्स पर @CG बोर्ड प्रिपरेशन, मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। जो इमेज मैं लिया हूँ www.flippic.com, उसका थैंक यू। जो बहुत सारे कंटेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, थैंक यू फॉर नो बोथ बुक 12th बायोलॉजी का। मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, तब तक के लिए धन्यवाद।